सुप्रभातम प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 1 का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, भाषा का प्रारंभिक रूप कैसा था, अर्थात जैसे हमने पढ़ा था कि भाषा प्रारंभ में अर्थात शुरुआत में भाषा का सिर्फ मौखिक रूप ही प्रचलित था। उसके बाद दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके लिए विद्वानों ने कुछ चिन्हों का निर्माण किया जिसे हम आज वर्ण कहते हैं। उसी को हम उन्हीं वर्णों को हम भाषा की लिपि के नाम से भी जानते हैं। सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। कुछ भाषाओं की लिपि एक समान होती है, जिस प्रकार संस्कृत और हिंदी की लिपि एक समान है, क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही बनी है। उसके बाद हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था। व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने इस पाठ के अंतर्गत जाना था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा गया है वो है भाषा की परिभाषा दीजिए। तो भाषा की परिभाषा आपने पढ़ी थी, पाठ के अंदर ही आपको बता देते हैं कि आपको इसके प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है। तो हमें पूछा गया है भाषा की परिभाषा, तो आपको लिखनी है भाषा। यहाँ से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने भली भांति अर्थात अच्छी प्रकार से प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं आसानी से समझ सकता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू। तो आपको भाषा से लेकर के आदि तक इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। उसके बाद हमसे पूछा गया है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में पूछा गया है भाषा के दोनों रूपों का वर्णन कीजिए। भाषा के दोनों रूपों का वर्णन कीजिए। तो भाषा के जो 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उन दोनों भाषाओं का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे नंबर 1 मौखिक भाषा, मौखिक या कथित भाषा। तो इसके अंतर्गत आपको इसका जो वर्णन है मौखिक भाषा किसे कहते हैं यह भी आपको साथ में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे मौखिक भाषा अथवा कथित भाषा वह भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से हम किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप में वक्ता और श्रोता का सीधा संबंध होता है, अर्थात बोलने वाले और सुनने वाले का साक्षात संबंध होता है। विचारों के आदान प्रदान में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद लिखना है आपको लिखित भाषा का वर्णन करना है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करता है या लिखकर दूसरों को बताता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का यह रूप अधिक स्थायी और सुरक्षित है। तो ये हो गया हमारे भाषा के दोनों रूपों का वर्णन। उसके बाद प्रश्न है हमारा प्रश्न 3, भाषा को संस्कृत में परिभाषित कीजिए। अर्थात भाषा का जो प्रश्न था हमारा प्रश्न 1, उसमें भाषा की परिभाषा हमें हिंदी भाषा में लिखनी थी, और जो प्रश्न 3 है इसमें आपको भाषा की परिभाषा संस्कृत भाषा में बतानी है। तो इसका के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ाया गया था कि भाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा व्यक्तावाची वर्णा येषाम तय इमे व्यक्तवाच है। ये हमारी संस्कृत में भाषा की परिभाषा है। तो आपको सिर्फ ये संस्कृत का वाक्य ही आपको लिखना है। व्यक्तावाची वर्णा येषाम तय इमे व्यक्तवाच है।
ठीक है, तो यहाँ से व्यक्ता से लेकर के वाचः तक आप लिख लेंगे। इसका अर्थ है वर्णों के द्वारा जो वाणी व्यक्त की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, संस्कृत भाषा को परिभाषित कीजिए। संस्कृत भाषा को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर भी आप देख लो, आपको पाठ में पढ़ाया गया था संस्कृत भाषा के बारे में, यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो इसमें आपको लिखना है, यहाँ से लिख लेंगे या शुद्धा परिमार्जिता। संस्कृत और हिंदी दोनों में ही आपको लिख देना है। तो यहाँ शुरू करें, या शुद्धा परिमार्जिता सा संस्कृत भाषा। उसके बाद अर्थात जो भाषा शुद्ध, परिष्कृत, मंजी हुई और व्याकरण से संस्कारित है उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। यहाँ तक आप लिख देंगे। इसकी आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में लिख देनी है। या शुद्धा परिमार्जिता सा संस्कृत भाषा, अर्थात जो भाषा शुद्ध, परिष्कृत, मंजी हुई और व्याकरण से संस्कारित है उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। आगे है हमारा प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या पूछा गया है, बताओ तो जाने। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्राय सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है। तो सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है, संस्कृत भाषा को। तो इसके सामने हम संस्कृत लिख देंगे यहाँ पे। आगे है, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के आपको पता है 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इन दोनों रूपों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो विचारों के आदान प्रदान में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। आगे है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द है जो संस्कृत की वो भाष धातु से बना है। पाठ में आपको बताया था भाष धातु, और भाष धातु का क्या अर्थ होता है, बोलना। आगे है, भाषा का कौन सा रूप अधिक स्थायी और सुरक्षित है। तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि जो भाषा का लिखित रूप है वो अधिक स्थायी और सुरक्षित है, क्योंकि लिखित रूप को हम कितने समय के बाद भी, कुछ समय के बाद भी, जैसे कल भी देख सकते हैं, या कोई 1 महीने के बाद, या 1 वर्ष के बाद, या उससे ज़्यादा वर्षों के बाद, काफ़ी समय के बाद, जब तक वो हमारे पास सुरक्षित है तब तक वो क्या है, स्थायी है। तो भाषा का जो लिखित रूप है वो क्या होता है, स्थायी और सुरक्षित होता है। आगे प्रश्न 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 6 का जो पहला प्रश्न है वो है, मानव की बोली को कहा जाता है। तो मानव की बोली को क्या कहा जाता है, भाषा। ठीक है, जो भाषा का सामान्य परिचय आपने पढ़ा था ना, जो सिर्फ मानव की बोली को ही भाषा का नाम दिया गया है। अन्य पशु पक्षी और कीट पतंग है, उनकी आवाज़ को या ध्वनि को या बोली को भाषा का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी भाषा को न तो समझ पाना संभव है और न ही व्यवहार में लाना संभव है। आगे है प्रश्न 2 में पूछा गया है, भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना। ये तो प्रश्न हमने अभी ऊपर प्रश्न 5 में पढ़ा था, किस धातु से बना है, भाष धातु से। आगे है, भाषा की अभिव्यक्ति कितने रूपों में होती है। ये भी प्रश्न ऊपर प्रश्न में आया था, प्रश्न 5 में। तो कितने रूपों में होती है, 2 रूपों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आगे, संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। ये आपको फिलअप करना है। संस्कृत भाषा को डैश भी कहा जाता है। तो क्या संस्कृत के जो पर्यायवाची शब्द आपको वहां पर बताए गए थे, देववाणी, गिरवाण वाणी, भारती, सुर भारती, तो उनमें से क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर है देववाणी। जो संस्कृत के पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े थे उनमें से यहाँ पर आया है देववाणी। तो इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त जो आपको 4-5 नाम बताए थे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे देववाणी के अतिरिक्त देववाणी, गिरवाण वाणी और भारती बताया गया था, सुर भारती। ठीक है, तो ये सब क्या है, संस्कृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से आपके पास यहाँ पर आ गया देववाणी। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, भाषा का कौन सा रूप अधिक स्थायी और सुरक्षित है। ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिखित रूप हमारा क्या होता है, स्थायी और सुरक्षित है। आगे है, भाषा के किस रूप में वक्ता और श्रोता का सीधा संबंध होता है। तो किस रूप में होता है, मौखिक रूप में।
ठीक है। देववाणी किस भाषा को आ जाता है, ऊपर वाले प्रश्न को ही उल्टा करके पूछ लिया गया है। देववाणी किस भाषा को आ जाता है, संस्कृत भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है पाठ 1 व्याकरण का पाठ 1 का अभ्यास कंप्लीट हो जाता है। इस पाठ में से आपको प्रश्न 1 से 4 तक 1 2 3 4 ये फिर अपनी नोटबुक में कॉपी में राइट करने हैं। इन प्रश्नों के प्रश्न उत्तर दोनों, और जो प्रश्न 5 और 6 है इसको आपको सिर्फ बुक के अंदर पेंसिल से फिल करना है। और सभी बच्चे साथ साथ अपना कार्य कंप्लीट करते रहें, और व्हाट्सएप पर फोटो या पीडीएफ के माध्यम से अपने सब मेरे पास सेंड करते रहें अपने होमवर्क को, ताकि मैं आपका होमवर्क साथ साथ चेक भी करता रहूं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।